नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। और जो हमारे वीडियो पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अगर आपकी समस्या या कोई उलझन हो तो वो भी लिख कर ज़रूर भेजें, ताकि हम अगली वीडियो में आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करें। आज का अपना जो चैप्टर है वो है द्विविमीय आकृतियों के लिए क्षेत्रफल से संबंधित सूत्रों का निर्माण। तो आज यदि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, इसलिए क्षेत्रफल से संबंधित सूत्रों का निर्माण समझेंगे और इससे आपको सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे सूत्र का निर्माण आपने खुद ने किया है। इसलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, क्षेत्रफल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये क्षेत्रफल जो है वो क्या चीज़ होती है। इंग्लिश में से एरिया कहते हैं। तो एरिया या क्षेत्रफल आखिर क्या चीज़ होती है वो बता दें पहले। तो ध्यान रखें, किसी भी इस प्रकार से यदि बंद आकृति है जो इस प्रकार से किनारों से बंद हो रही है, यानी ऐसा कोई पृष्ठीय भाग है, ध्यान रखें ये पृष्ठ है, पटल है, पृष्ठ कह सकते हैं, फलक कह सकते हैं इसे। तो जैसे अपना ये जो ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड का जो ये पृष्ठ है जहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा पृष्ठ है वो इसका क्षेत्रफल है। मतलब किसी भी तरह से कोई भी आकृति इस प्रकार से हो तो अंदर की जो ये जगह कह सकते हैं, पृष्ठ कह सकते हैं। जैसे भूमि है तो उसका जो अंदर जो हमारा खेत होता है उसमें जो ज़मीन वाला भाग, हमारे घर में फर्श वाला भाग, हमारे दीवार का पृष्ठीय भाग, वो सब जो है वो क्षेत्रफल होता है। ध्यान रखें, तो पहले क्षेत्रफल को समझना जरूरी है। तो इन सब की आकृतियों के अंदर ये जो अपनी अपनी जो जगह है जो इन्होंने इस प्रकार से कवर कर रखी है, ये सब इसका क्षेत्रफल है, पृष्ठीय भाग है। ध्यान रखें, तो ये सब इनके क्षेत्रफल हो गए। अब क्षेत्रफल के ज्ञात करने के लिए आखिर तरीका क्या होता है, तो क्षेत्रफल तरीके के लिए ध्यान रखें, सभी जितनी भी आकृतियां होती है, किसी भी आकृति की दो ऐसी भुजाएं, ध्यान रखें, हम जो आपके लिए अब तरीका बता रहे हैं वो लगभग क्षेत्रफल के लिए लगभग, ध्यान रखें, 90% आकृतियों के अंदर यही तरीका रहेगा। कुछ अलग तरीके हैं या आकृतियां हैं, उनके लिए सूत्र निर्माण का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन लगभग 95% जो आकृतियां हैं उनमें क्षेत्रफल के लिए यही सूत्र रहेगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो अगर हमें ये याद रह गया तो इन सारे जितनी भी आकृतियां उनके सबके सूत्र हाथों हाथ बन जाएंगे। किसी भी आकृति की दो ऐसी भुजाएं, यानी किनारे, ध्यान रखें भुजाएं मतलब किनारे, दो ऐसी भुजाएं जो परस्पर यानी एक दूसरे के साथ, जो ऐसी दो भुजाएं लेनी जो एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है, मतलब एक दूसरे से मिलती है और वहां पे 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनता है। उन भुजाओं का गुणा, ध्यान रखें, जो हमने भुजाएं देखी जो परस्पर मिल रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, उन भुजाओं का गुणा ही उस आकृति का क्षेत्रफल होगा। जो आकृति हमें प्रश्न में दी गई है उस आकृति का क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। ध्यान रखें, उस आकृति का क्षेत्रफल है। ये लगभग सब आकृतियों के अंदर यही है। कुछ सूत्र अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन यही तरीका रहेगा लगभग। इसलिए हमें ये याद रखना है केवल कि हमें जैसे ही कोई आकृति दी उसके दो किनारे ऐसे पकड़ने हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो, फिर उन दोनों का हम करेंगे गुणा, वो आकृति का बन जाएगा क्षेत्रफल। और कुछ आकृतियां ऐसी भी होती हैं जिनका सूत्र निर्माण नहीं होता है। जैसे ये जो हमने ली है, यहाँ पे तो केवल हमें चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त नजर आ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा पंचभुज हो सकता है, छठभुज हो सकता है, अष्टभुज हो सकता है। उन आकृतियों में ये करना है हमें कि इन्हीं आकृतियों में उनको इन आकृतियों में तोड़ना है और फिर इन्हीं के सूत्र लगाने। मतलब ये सूत्र अगर हमें याद हो गए तो हम किसी का भी क्षेत्रफल कर सकते हैं। ध्यान रखें, किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें ये तरीका याद हो गया तो फिर क्या करना है, किसी भी आकृति में जाना है और किनारे कितने पकड़ना है, दो। अब देखिए पहले इसमें दो किनारों के बीच में भी क्या है, दो भुजाएं और बीच में समकोण होना चाहिए, है या नहीं पहले देख लेते हैं। ये आयत है, आयत के अंदर किनारे कितने पड़े हैं, 4, लेकिन हमें लेने हैं कितने, 2। ऐसे जो दो आपस में मिलते भी हो और 90 डिग्री का कोण भी बनाते हो। तो देखिए ये दोनों किनारे हैं, ये 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ये ले तो ये भी दो किनारे हैं और ये 90 डिग्री कोण बना रहे हैं।
अगर नहीं कि सर मैं तो ये लूंगा नहीं, तो हम ये लेंगे, तो ये किनारा और ये किनारा भी 90 डिग्री कोण बना रहा है, और ये किनारा और ये किनारा भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब आयत के लिए तो हमें क्षेत्रफल का सूत्र बन गया है, निर्माण हो चुका है। जैसे देखिए आयत का क्षेत्रफल बना रहे हैं, तो वही किनारा कितने लेने, केवल 2। चलिए बताइए इस किनारे का नाम क्या है, लंबाई। फिर इससे मिला हुआ कोई किनारा जो समकोण पे मिलता हो, ये लो चाहे ये लो, तो ये इससे मिला, ये मान लीजिए यहाँ पे, तो इसका नाम क्या है, चौड़ाई। और फिर क्षेत्रफल है, तो हमें क्षेत्रफल के लिए करना क्या है, इन दोनों का गुणा। बस ये हो गया अपना आयत का क्षेत्रफल। याद यही रखना है कि 2 भुजाएं लेनी है जो आपस में मिलती हो, बीच में 90 डिग्री का कोण बनता हो, उनका गुणा करेंगे, ये हो गया क्षेत्रफल। अब आइए वर्ग में, वही कितनी भुजाएं लेनी है, 2। इन सब के नाम क्या है, सब बराबर होने की वजह से सबका नाम भुजा 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 भुजा, सबका नाम भुजा है, ठीक है। तो चलिए अब भुजा नाम हो गया, लेकिन हमें तो केवल कितनी भुजा लेनी है, 2 ही भुजा लेनी है। अब देखिए 2 भुजा लेते हैं और बनाते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ये है वर्ग का क्षेत्रफल, तो कितनी भुजा, 2। इस भुजा का नाम ये भुजा, फिर ये इसके साथ जुड़ी है और समकोण बना रही है बीच में, देखो सब समकोण ही है, तो कोई भी ले सकते हैं। तो और ले ली मैंने भुजा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर है तो नाम एक ही लेंगे। तो लंबाई का नाम भी भुजा और चौड़ाई का नाम भी भुजा, क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई अलग अलग नहीं है। तो ये ना समझे कि ये सूत्र अलग है और ये सूत्र अलग है, नहीं, दोनों ही सूत्र सेम है, सिर्फ इन किनारों के नाम है वो चेंज हो रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ये दोनों अलग अलग थे, गुणा में रहेंगे, लेकिन ये देखिए ये जो दोनों है वो समान है। अब देखिए क्या होता है, जब समान चीज़ों का गुणा होता है, तो हमें भी पता है कि 2 एक जैसी चीज़ों का गुणा हो तो वो बन जाता है वर्ग, यानी स्क्वायर बन जाता है। भुजा इंटू भुजा, तो ये बन जाएगा भुजा का स्क्वायर। ध्यान रखें, जब एक समान संख्याओं का इस प्रकार से 2 बार गुणा होता है तो स्क्वायर, इस प्रकार से 3 बार गुणा होगा तो क्यूब, 4 बार गुणा होगा तो घात में 4 लग जाएगा, पावर में 4 लग जाएगा। अब ये बन गया अपना वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ आते हैं, ये है समांतर चतुर्भुज, जिसमें ये आमने सामने की ये भुजाएं बराबर है और ये भुजाएं भी बराबर है। चलिए अब इनका सूत्र कैसे बनाएंगे, देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पे भी हमें 2 किनारों के बीच में समकोण नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आखिर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए इसके लिए चीज़ जो आएगी प्रश्न में वो क्या आएगी, मैं बता दूं आपको। इसमें समकोण वाली भुजा तो हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्या करना है, अभी देखिए जब भी इसका प्रश्न आएगा इसमें से होगा क्या कि इसकी जो एक भुजा होगी, यहाँ पे जैसे देखा लंबाई और चौड़ाई थी, यहाँ पे भुजाओं के नाम थोड़े चेंज हो जाएंगे। यहाँ लंबाई और चौड़ाई थी, यहाँ पे सबका नाम भुजा था, यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज होगा। और क्या चेंज होगा, इसमें से किसी एक भुजा का नाम आधार होगा। ध्यान रखें 4 भुजाएं हैं, चारों में से किसी का भी नाम आधार हो सकता है। अगर इसका नाम आधार है तो ये भी आधार हो गया, क्योंकि दोनों समान है। ये आधार है तो फिर ये भी आधार बन जाएगा। चारों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा आधार बन जाएगी। तो मान लीजिए मैंने इसे नीचे वाली को आधार मान लिया, यहाँ पे ये मान लिया हमने आधार, ठीक। फिर क्या होगा, आधार के ऊपर प्रश्न में अलग से एक ऐसी भुजा होगी जो इस आधार के ऊपर समकोण बनाएगी और इस जो समांतर चतुर्भुज है इसकी ऊंचाई को दर्शाएगी। ध्यान रखें, इस आधार के ऊपर ऊंचाई को दर्शाएगी और वो हमेशा सामने वाली भुजा तक जाएगी। ध्यान रखें, ये सामने वाली भुजा तक ले जानी बहुत जरूरी है, बीच में कहीं रोक दिया तो गलत। ये प्रश्न में जब भी आएगी इस प्रकार से प्रश्न आएगा आपका, तो ये आधार समकोण पर बनने वाली ये जो है ऊंचाई, इस ऊंचाई को हम ये भी कह सकते हैं कि सम्मुख भुजाओं के बीच की दूरी भी कह सकते हैं। ये दूरी ध्यान रखें इस आधार पर भी समकोण बनाती है, तो इसके ये बराबर होने की वजह से ये भी है आधार और यहाँ पे भी वो समकोण ही बनाएगी। ध्यान रखें। और अब हमें इन 2 भुजाओं का जिक्र नहीं करना है, लेकिन अगर इसमें से अगर ये दोनों में से अगर कोई एक आधार होता तो फिर उस पर ऊंचाई बढ़ती, फिर इन दोनों की हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो अपना सूत्र तरीका वही, क्या करना है हमें, 2 भुजाओं का गुणा। तो पहली भुजा कौन सी आई, ये आधार, दूसरी भुजा कौन सी आई, ऊंचाई। आधार और ऊंचाई को हमने गुणा कर दिया, दोनों के बीच समकोण था। लेकिन अगर हमने इस भुजा को और इस भुजा को यदि हमने गुणा कर दिया तो गलत होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच समकोण है ही नहीं, तो क्षेत्रफल का सूत्र नहीं बनेगा। अब देखिए आगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके लिए देखते हैं क्या होता है। अब इसमें भी देखा 2 भुजाओं के बीच कहीं पे भी समकोण नजर नहीं आ रहा है, मतलब यही चीज बैठेगी, किसी एक भुजा का नाम होगा आधार और उसी पर
ऐसी ऊंचाई बनेगी जो सामने वाली भुजा तक जाए। यहाँ पे भी समकोण और सामने वाली भुजा से मिलने के बाद भी समकोण। आधार थी, ये हो गई ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई, यानी यहाँ पे भी सूत्र बन गया आधार इंटू ऊंचाई। तो जिस प्रकार से प्रश्न आएंगे उसमें ध्यान रखें, आधार और ऊंचाई नाम चेंज हो रहे हैं, कोई सूत्र चेंज नहीं हुआ। दो भुजाओं गुणा, यहाँ पे भी दो भुजाओं का गुणा, यहाँ पे भी दो भुजाओं का गुणा और यहाँ पे भी दो भुजाओं का गुणा हो रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज के अंदर हमने क्या देखा, यहाँ पे भी समकोण नहीं है, यहाँ पे भी हमने देखा समकोण नहीं, ऊपर भी समकोण नहीं। समकोण लेना बहुत जरूरी। तो देखिए इन दोनों में जब समकोण नहीं था तो भुजा को हमने क्या माना, आधार। तो इसमें से तीनों में से किसी एक भुजा को मानेंगे आधार और उसी आधार पर होगी ऊंचाई जो सामने वाले, यहाँ देखिए सामने वाले भुजा के शीर्ष तक जाता था, भुजा तक जाता था। यहाँ पे सामने केवल शीर्ष है तो शीर्ष तक तो जाना ही जाना है, यहाँ पे बनाएगा समकोण, ये हो जाएगी ऊंचाई। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का जो बनेगा सूत्र वो क्या बनेगा, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बनेगा वो भी यही बनेगा आधार, ये रहा आधार, समकोण पर क्या आई ऊंचाई, ये आधार इंटू ऊंचाई। अब हम बोलेंगे सर कि सबका आधार इंटू ऊंचाई, ये सर कैसे हो गया। तो देखिए ये दोनों तो लगभग सेम दिख रही है, आधार इंटू ऊंचाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये थोड़ा अलग है, कैसे अलग है तो मैं बता दूं आपको। ये जो हमारे पास थे चतुर्भुज, इन चतुर्भुजों से ही कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, ध्यान रखें चतुर्भुजों से ही ध्यान रखें त्रिभुज का निर्माण होता है। ये जो चतुर्भुज होता है ना, इससे मान लीजिए एक बार त्रिभुज का निर्माण होता है। कैसे, अगर इस चतुर्भुज का सम्मुख शीर्षों में से किन्हीं दो शीर्षों को यदि आपस में मिला दिया जाए, ध्यान रखें ये दोनों को मिला दिया, ये विकर्ण होता है, चतुर्भुज का विकर्ण होता है। ये विकर्ण हमेशा चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में तोड़ता है, ध्यान रखें। और यहाँ पे जो ये चतुर्भुज दिए गए हैं इनमें यदि विकर्ण खींचा जाए फिर उन्हें दो त्रिभुजों के अंदर यदि तोड़ा जाए तो दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, बराबर। मतलब उस आकृति के अंदर विकर्ण खींचें तो वो दोनों भागों को बराबर बांटता है, मतलब वो विकर्ण उस आकृति को आधा कर देता है। मतलब कब, जब ये आधा होगा तो त्रिभुज बनेगा, आधा होगा त्रिभुज बनेगा, आधा होगा त्रिभुज बनेगा। मतलब ये आधा होने के बाद त्रिभुज आया, मतलब ये त्रिभुज क्या है, इन सब का आधा है। और आधे के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 1/2 या बट्टे 2, ये 1/2 आ गया। ध्यान रखें त्रिभुज इन सभी चतुर्भुजों का कैसा होता है, आधा, इसलिए 1/2 लगा दे। बस कैसे निर्माण हुआ वो समझना है केवल कि सर जैसे ही विकर्ण खींचेंगे ये आधा हो जाएगा, ये सारी आकृतियां आधी हो जाएगी, यानी इसमें केवल सूत्र वही रहेगा लेकिन रहेगा कितना, आधा। तो 1/2 से हमने गुणा कर दिया। तो देखिए ये इन आकृतियों का हमने सूत्र पढ़ लिया है क्षेत्रफल से संबंधित। कुछ और सूत्र है लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं वृत्त से संबंधित कि भाई वृत्त का आखिर क्षेत्रफल कैसे करते हैं। अब हम लेते हैं वृत्त। अब देखिए वृत्त में हमने बताया था कि प्रकार की सहायता से जब वृत्त बनाते हैं तो प्रकार को इस प्रकार से खोला जाता है कि पेंसिल की नोक और सुई के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्या होती है। मतलब वृत्त बनाने से पहले प्रकार को खोलते हैं, मतलब पहले बनती है त्रिज्या फिर बनता है वृत्त। यानी यहाँ पे सुई वाला भाग रहेगा, यहाँ पे जो नोक घूमेगी पेंसिल की वो पेंसिल की नोक रहेगी, उन दोनों के बीच का ये जो गैप होगा, जो दूरी होगी वो इस वृत्त की त्रिज्या होगी, रेडियस होगी। ध्यान रखें ये त्रिज्या ही वृत्त में सबसे मेन है, यानी वृत्त बनने से पहले त्रिज्या बनी तो त्रिज्या के कारण ही वृत्त बना है, मतलब त्रिज्या के कारण ही वृत्त से संबंधित सभी सूत्र बनेंगे। ध्यान रखें। तो चलो क्या करना हमें, अब हमें बनाना है वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल कैसे बनेगा। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, अब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बोल रहा है कि हमें दो भुजाएं लेनी है जो एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हो, उनका गुणा ही क्षेत्रफल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे दो भुजाएं लेनी है तो हमने लिया केवल एक, तो एक और लेंगे तो मैन यही है त्रिज्या ही है, तो त्रिज्या ले सकते हैं। हमने एक और त्रिज्या ले ली और जिसके बीच में ये समकोण बन रहा है ये भी त्रिज्या। अब करना क्या है क्षेत्रफल के लिए, इन दोनों का आपस में हमें गुणा करना। ध्यान रखें वृत्त में कोई भी सूत्र बने वो त्रिज्या से ही बनेगा। ध्यान रखें त्रिज्या से बनेगा, तो त्रिज्या से बना दोनों को करेंगे क्या, गुणा। क्षेत्रफल के लिए गुणा करते हैं तो r को r से गुणा किया ये बन गया r²। ध्यान रखें r को r से गुणा किया ये बन गया r²। और इससे पहले हम आपके जो वीडियो लेकर आए थे सूत्रों से संबंधित भाग 1 लेकर आए थे, उस भाग 1 में हमने एक कहानी बताई थी और उस कहानी में ये बताया था कि वृत्त सबसे हटकर होता है, इसलिए इसे
अभी जो हमने आकृतियां पढ़ी थी उन सब आकृतियों में हमने वृत्त को कहा था दूल्हे राजा यानी बींद राजा, बनड़ो, हमारी मारवाड़ी में इसको बनड़ा बोलते हैं, तो बनड़ो नाम दिया। तो ये जो बनड़ा या बींद राजा होता है उसे सारे जो लोग आते हैं वो कुछ न कुछ इसे गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट हमने बताया था पाई। ध्यान रखें, केवल पाई वृत्त में, गोल आकृति, ये वक्री आकृति होने की वजह से पाई केवल इसमें आएगा। बाकी अभी जो हमने आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, त्रिभुज जो भी पढ़ा उसमें कहीं पे भी पाई नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए ये पाई जरूर आएगा। तो ये पाई इसके साथ लगाएंगे। पाई का मान कितना, 22/7 या फिर 3.14। 22/7 यानी कब लेना है, जब नहीं दिया गया है कोई मान तो पाई का मान 22/7। प्रश्न में अलग से दे दिया जाए तो 3.14 रखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बन गया पाई r स्क्वायर। तो याद नहीं रखना है, ये हम याद हो चुका है, हमें केवल निर्माण करना है कि आखिर ये सूत्रों का निर्माण कैसे होता है। तो ये बन गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस वृत्त में हमारे क्षेत्रफल के कई सूत्र बनेंगे, वो सब बनेंगे हम। तो कैसे बनेंगे देखिए। अब मान लीजिए ये हमने वृत्त ले लिया था, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये हमने खींचा, ये है व्यास। व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब वृत्त को 2 बराबर भागों में मतलब क्षेत्रफल को भी 2 बराबर भागों में। अब जो कि अभी हमने किया था, जब भी 2 बराबर भाग हो मतलब आधा हो जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अर्धवृत्त, और क्या पढ़ेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा जो क्षेत्रफल है कैसे बनाया था, मुख्य चीजों का गुणा, अलग दिखने की वजह से पाई इसे गिफ्ट में दे दिया, ये सूत्र बन गया पाई r स्क्वायर। अब आधा करने के लिए हम आगे लगा देंगे 1/2 से गुणा कर देंगे। ये 1/2 से यहाँ गुणा हो रहा है, ये बन गया अपना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, मान लो कि ये जैसे व्यास आया और एक व्यास इस प्रकार से, ये ध्यान रखिए अर्धवृत्त है, एक और व्यास आया ये इस प्रकार से, जो इसी व्यास पर समकोण बनाता हो। ध्यान रखें, इसी व्यास पर ये समकोण बनाता हो। तो ये 2 जो व्यास है वो इस पूरे वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट देता है। ध्यान रखें, ये दोनों जो व्यास थे एक दूसरे पर समकोण बनाते हैं, तो ही ये 4 बराबर भागों में बांट दिया इसने। तो ये जो प्रत्येक भाग हो गया इसे हम कहेंगे चतुर्थांश। ध्यान रखें, ये चारों ही चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा भाग, चतुर्थ प्लस अंश, चौथा भाग, यानी वृत्त का ये चौथा भाग है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो कैसे करेंगे, वही वापस चतुर्थांश का यदि हमें क्षेत्रफल करना है तब भी पहले हमें पूरे वृत्त का करना। याद रखें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा हमने, पहले किसका किया, वृत्त का, पाई r स्क्वायर किया पूरा, फिर आधा कर दिया। चतुर्थांश का पूछा है तो भी हम वृत्त का क्षेत्रफल ही करेंगे, पाई r स्क्वायर। अब सोचिए, यहाँ जब आधा था यानी 1/2 किया, अब यहाँ कितने भाग हैं, यहाँ पे 4, और ये चौथा भाग हमें पूछा तो यहाँ पे कर देंगे 1/4। तो याद रखें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल करेंगे तो 1/2 पाई r स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल करेंगे तो 1/4 पाई r स्क्वायर, वही पाई r स्क्वायर लगेगा। ये हो गया इसका सूत्र। अब देखिए, यदि इस वृत्त में और भी कुछ आकृतियां हैं, जैसे अर्धवृत्त लिया, चतुर्थांश लिया, अब और भी आकृतियां हैं, उसमें जो पहली चीज है वो है, ध्यान रखें क्या है, त्रिज्यीय खंड। ध्यान रखें, त्रिज्या खंड नहीं है यहाँ पे, या नहीं है, त्रिज्यीय खंड है। वो क्या होता है, तो देखिए नाम से पता चलता है लगभग, तो क्योंकि यहाँ पे त्रिज्य लिखा हुआ है। त्रिज्य मतलब ये नाम जो है वो त्रिज्या से संबंधित है। मतलब क्या होगा, ये जो केंद्र है और करना क्या है देखो, और खंड का मतलब होता है टुकड़ा। त्रिज्यीय खंड, नाम में लग रहा है कि त्रिज्याओं से कोई टुकड़ा हो रहा है। मतलब कैसे, मान लीजिए केंद्र है और ये केंद्र से जो हमने परिधि तक खींची, ये परिधि थी घेरा, ये परिधि तक खींची कोई रेखा या रेखाखंड है, तो ये हो गया त्रिज्या। और यदि मैं केंद्र से एक और भुजा इसी प्रकार से खींच दी जाए तो ये भी त्रिज्या। अब देखिए, इस वृत्त के अंदर हमने 2 त्रिज्याएं ली, बीच में कोई कोण होगा वो बाद में देखेंगे, कितना भी हो सकता है। अब देखिए, हमें टुकड़े की बात कर रहे हैं, अभी हम क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, ये 2 त्रिज्याएं हैं और ये बताइए, यहाँ बिंदु लग गया, ये बिंदु लग गया, ये देखिए हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये इस परिधि का ये थोड़ा सा कटा हुआ भाग इसमें शामिल हो गया, इसे हम कहते थे चाप। हमने बताया था आपको इससे पहले वीडियो में, ये त्रिज्याएं हैं और ये हो गया चाप। यदि अब कैंची लेकर, ठीक है, कैंची लेकर यदि इसे काट दिया जाए यहाँ तक, वापिस कैंची लेकर यहाँ तक काट दिया जाए तो ये भाग अपना अलग हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा इसका एक अलग। यानी ध्यान रखें, 2 त्रिज्याओं के कारण जो टुकड़ा कटकर अलग होता है, उस टुकड़े को ही
त्रिज्यीय खंड कहते हैं। ध्यान रखें, ये जो होता है उसे त्रिज्यीय खंड ही कहते हैं, ध्यान रखें। अब देखिए ये टुकड़ा अलग हुआ, तो ये जो टुकड़ा बच गया, क्या ये दो त्रिज्याओं के कारण नहीं हुआ है? ये भी त्रिज्याओं के कारण ही हुआ है। अगर ये देखा जाए तो ये एक त्रिज्या ये कटी, एक त्रिज्या ये कटी, मतलब ये भी त्रिज्याओं के कारण हुआ, मतलब ये भी कौन है? त्रिज्यीय खंड। अब देखिए कि सर ये दो त्रिज्यीय खंड हो गए, लेकिन दोनों तो अलग अलग दिख रहे हैं, ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। तो ध्यान रखें, जो छोटा दिख रहा है उसे कहेंगे लघु त्रिज्यीय खंड, लघु, ध्यान रखें यहाँ पे। और जो ये बड़ा दिख रहा है इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड, यानी त्रिज्याओं की वजह से टूटा इसलिए इसे त्रिज्यीय खंड कहेंगे। ये हो गया लघु त्रिज्यीय खंड और ये हो गया दीर्घ त्रिज्यीय खंड। लेकिन अब देखिए ये आखिर लघु और ये दीर्घ क्यों हुआ? क्योंकि जो त्रिज्याएं हैं वो इसके लिए भी त्रिज्या वही है और इसके लिए भी त्रिज्या वही है, क्योंकि एक वृत्त में त्रिज्या तो छोटी बड़ी हो नहीं सकती, त्रिज्या तो उतनी ही रहती है। तो सर ये लघु क्यों हुआ और ये दीर्घ क्यों हुआ? उसका कारण ये है कि जब दो त्रिज्याएं केंद्र पर आपस में मिलती है और वहाँ पे ये जो कोण बनता है, ध्यान रखें, इस कोण को अभी मैं थीटा से दर्शा रहा हूँ, ये जो कोण बनता है इस कोण के कारण ही कोई त्रिज्यीय खंड लघु या दीर्घ होता है, ध्यान रखें। तो अब क्या करना है, ये लघु क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो त्रिज्याएं हैं वो एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं कि ये कोण जो बन रहा है वो कोण इस बाहर बने कोण से, यहाँ देखिए त्रिज्याएं यहाँ से लेकर यहाँ त्रिज्या इतनी दूर है इसके लिए, और इसके लिए त्रिज्या नज़दीक है। तो इस कोण की तुलना में ये जो अंदर वाला कोण है वो छोटा है, तो कोण की वजह से ये लघु और इस बाहर वाले कोण की वजह से ये दीर्घ है। ध्यान रखें, तो कोणों की वजह से लघु और दीर्घ होता है, बाकी त्रिज्या सबके लिए समान होती है। अब देखिए अंदर वाला कोण ये थीटा रहा, बाहर वाला कोण अभी मान लो हमें माना नहीं है, पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि केंद्र जो ये बिंदु है, इस बिंदु पर ये अंदर और बाहर ये जो दो कोण बन गए हैं, इन दोनों का जोड़ कितना है? वो जोड़ है 360 डिग्री। ध्यान रखें, एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये पूरा कोण कितना हो गया? 360। अब इस पूरे 360 में से यहाँ चला गया थीटा, यानी ये थीटा आप कर देंगे क्या? माइनस। अब ये जो कोण आया वो इसमें आ जाएगा 360 माइनस थीटा। क्यों? यहाँ यदि मान लो यहाँ पे आ गए 50 डिग्री, तो वो 50 डिग्री यहाँ रखेंगे, फिर घटाएंगे तो यह कितना बच जाएगा? 310 बच जाएगा। तो ये सीधा इसके लिए सूत्र हो गया। तो ध्यान रखें, लघु के लिए कोण क्या? थीटा। दीर्घ के लिए कोण क्या रखेंगे? 360 माइनस थीटा। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से छोटे बड़े कोण की बात है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे ये जो कोण इस प्रकार से दिया गया है उसमें यदि कोण ना हो और यदि व्यास होता, ध्यान रखें, अगर व्यास होता तो वो व्यास हमेशा क्या करता है? आपको पता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है और व्यास केंद्र के ऊपर हमेशा कोण 180 डिग्री बनता है। ध्यान रखें, जब भी व्यास आता है वो केंद्र के ऊपर हमेशा 180 डिग्री का कोण ही बनाता है। तो यहाँ ध्यान रखें 180 डिग्री का कोण, और यदि 180 डिग्री से कम यदि कोई कोण होगा, कम 180 डिग्री से कम, तो वो हमेशा लघु त्रिज्यीय खंड ही होगा। ध्यान रखें, यदि कोण यहाँ केंद्र पर दो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, कोण जब भी 180 डिग्री से कम बन जाए तो वो हमेशा लघु, और 180 डिग्री से ज़्यादा बन जाए तो वो हमेशा दीर्घ त्रिज्यीय खंड ही होता है। चलिए अब हम सूत्र लेते हैं इसके लिए, लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड के लिए। तो कैसे लेना है? पहले लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, हमें लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल करने के लिए एक बात याद ये रखनी है कि जब भी वृत्त से कोई सूत्र बनेगा तो पहले वृत्त का खुद का ही सूत्र आएगा। ध्यान रखें, ये क्या है? क्षेत्रफल। तो वृत्त में भी वापस हमें क्षेत्रफल ही लेना है, मतलब पाई आर स्क्वायर। याद है हमें क्षेत्रफल बनाया था अभी हमने, वो सूत्र तो लेना ही लेना है। हमें बनाना किसका है? त्रिज्यीय खंड का, लघु का, दीर्घ का। तो लघु का बनाना है तो भी पहले क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित कोई भी क्षेत्रफल करने के लिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो लिखना ही लिखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या नई चीज क्या आई इस लघु के अंदर? कि सर नई चीज जो लघु में है वो है ये कोण, त्रिज्याओं के बीच केंद्र पर बनने वाला कोण ये है। तो ये हमने कोण दे लिया थीटा। पता है ये जो कोण है वो कितने में से है? ये पूरा कोण कितना है भाई? उसी में से हमें 360 मिल रहा है ना, सॉरी 360 ये पूरा है, उसी में से हमें थीटा मिल रहा है। अब जिस प्रकार से हमें कक्षाओं में नंबर मिलते हैं, जैसे 10 में से आपके 8 नंबर आ गए, तो कुल नंबर कहाँ होता है? नीचे। जो नंबर मिला वो कहाँ होता है? ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पे ये इस केंद्र पर टोटल जो कोण है वो कितना है? एंगल, टोटल एंगल कितना है? 360। उस 360 में से
जो 360 डिग्री है, उसमें से इस लघु त्रिज्यीय खंड के अंदर कितना मिला, थीटा मिला। अब ये जो सूत्र बना, देखो क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, फिर कोण जो आया वो कोण किस में से है, 360 में से। ये अपना लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बन गया कि सर मुझे तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का भी क्षेत्रफल बनाना है। अब देखिए दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल वो कैसे बनाना, देखिए। अब देखिए है तो क्षेत्रफल यानी वृत्त से संबंधित है तो पाई आर इसको लेना ही लेना है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यीय खंड के लिए कोण कितने डिग्री का है, कि सर यहाँ पे कोण है वो 360 माइनस थीटा, ध्यान रखें क्योंकि थीटा कोण इसमें चला गया, पूरे कोण में से इसको घटाएंगे तो ये कोण आएगा, तो ये 360 माइनस थीटा हो गया। अब बताइए ये कोण किस में से था, 360 में से, तो ये जो कोण है वो भी किस में से है, 360 में से, ये ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे केवल थीटा आया, कोष्टक नहीं लिखा। यहाँ कोष्टक क्यों लिखा, क्योंकि कोष्टक के अंदर देखिए यहाँ पे घटाने के बाद इस प्रश्न को सरल करेंगे, पहले घटाना पड़ेगा, तो पहले इसको सरल करने के लिए यहाँ पे कोष्टक लगाया और कोष्टक लगा के अब सरल करेंगे। ये हो गया अपना दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे लघु त्रिज्यीय खंड के अंदर हमने क्या देखा था कि जैसे ही यहाँ परिधि पर ये त्रिज्याएं आकर मिली, ये एक परिधि का भी कटा हुआ भाग है जिसे हमने कहा था चाप। और इसमें भी क्या देखते हैं, ये जो चाप है वो इस चाप की तुलना में छोटा चाप है, तो छोटा है तो इसलिए इसे हम कह देंगे लघु चाप और इसे कह देंगे दीर्घ चाप। अब देखिए ये लघु चाप हो गया, ये दीर्घ चाप हो गया। अब हमें क्या करनी है, ध्यान रखें, लघु चाप या चाप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे लघु चाप की लंबाई, ध्यान रखें चाप में कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, वो केवल एक किनारा है और किनारे की केवल लंबाई होती है। ये लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे। अब देखिए अगर इसमें से क्षेत्रफल का कोई सूत्र आया तो वहां पे पाई आर इसको लिखना पड़ेगा, क्षेत्रफल वाला सूत्र लिखना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए ये चाप जो है वो क्षेत्रफल से संबंधित नहीं है, मतलब यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो कौन आएगा, तो कि सर ये चाप जो है वो परिधि में से कटा, और परिधि का जो सूत्र है वो इससे पहली वीडियो जो हम लेकर आए थे आपके महत्वपूर्ण सूत्र भाग 1, उसमें हमने आपको बता दिया था कि ये परिधि जो सूत्र है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर, यानी क्षेत्रफल से संबंधित आए तो क्षेत्रफल का सूत्र, परिधि से संबंधित आ गया ये परिधि का सूत्र। अब क्या करना है, कुछ और नहीं करना है हमें। बताइए ये जो चाप बना ये छोटा है और ये बड़ा है, ये भी किसकी वजह से छोटा बड़ा है, कोण की वजह से, मतलब इसका भी हम लेंगे क्या, कोण, और कोण किस में से आया, 360 में से, ये हो गया बस। अब करेंगे दीर्घ चाप की लंबाई, वही चाप किस में से, परिधि में से, ये परिधि का सूत्र। फिर वो जो चाप आया, ये चाप इतना बड़ा किसकी वजह से है, कोण की वजह से। कोण कितना, 360 माइनस थीटा, ये कोण चला गया थीटा किस में, लघु में, तो दीर्घ में वो घट जाएगा। फिर बताइए कोण किस में से आ रहा है, ये कोण आ रहा है 360 डिग्री में से। तो ये इस प्रकार से हमने त्रिज्यीय खंड से संबंधित ये जो 4 सूत्र है वो हमने पढ़ लिए हैं। अब देखिए आगे, अब आगे हमने क्या देखा, मान लीजिए ये जो वृत्त है, इस वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु लेकर उन्हें यदि मिला दिया जाए तो ये रेखाखंड क्या होता है, हाँ एकदम सही आपकी बात, ये रेखाखंड होता है जीवा। ध्यान रखें ये जीवा होती है जिसके दोनों ही बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। देखिए ये जीवा क्या करती है, ये भी वृत्त को 2 भागों में बांटती है। ध्यान रखें त्रिज्या ने 2 भागों में बांटा, उसे त्रिज्यीय खंड कहा। तो ऐसा नहीं है कि आपने जीवा ने काटा इसलिए जीवा खंड कहेंगे, जीवा खंड नहीं कहेंगे। ये है कौन पूरा, ये है वृत्त। तो ये जो 2 टुकड़े होंगे, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, ये टुकड़े किसके हैं, वृत्त के हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया वृत्त खंड। ध्यान रखें ये इसका नाम वृत्त खंड है, तो ये भी कौन हुआ, वृत्त खंड। ध्यान दें यहाँ आराम से देखें, तो जीवा जब भी 2 भागों में बांटेगी उसका नाम वृत्तखंड, छोटा है तो लघु और बड़ा है तो दीर्घ, बस कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है। तो जीवा जब भी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा उसे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, मतलब कुल मिला के इसको वृत्तखंड कहना है, छोटे को लघु और बड़े को दीर्घ कहते रहेंगे। चलिए अब देखिए, तो ये वृत्तखंड है, इसका यदि हमें क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है, अंदर वाली जगह ज्ञात करनी हो या इसके अंदर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमें केवल
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही सूत्र आना चाहिए, हमें उसके सूत्र की जरूरत नहीं है। इसका भी मैं कारण बता दूं आपको कि हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो भाग बना इसके अंदर केंद्र नहीं है। केंद्र कहाँ रह गया? बाहर, ध्यान रखें, इसलिए इसका सूत्र बनेगा। इसका सूत्र हमें नहीं बनाना है, उसका एक अलग तरीका होगा, बाद में समझा देंगे। है सरल तरीका, मतलब सूत्र है ही नहीं नया, इन सूत्रों से ये बन जाएगा। कैसे बनेंगे देखें। अब देखिए केंद्र है, यदि इसको इस बिंदु से मिला दिया जाए और केंद्र को इस बिंदु से मिला दिया जाए तो हमने क्या देखा कि यदि मैं इस जीवा को हटा दूं तो ये जो आकृति बनेगी ये अपनी कौन बनेगी? त्रिज्यखंड, जो अभी हमने पढ़ी थी। मतलब ये कि जब भी आपको ये वृत्तखंड पढ़ना हो, पहले आपको वृत्तखंड नहीं, पहले आपको त्रिज्यखंड पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखें, त्रिज्यखंड बनना पड़ेगा। तो चलिए, ये त्रिज्यखंड है, इसका बताइए क्षेत्रफल, यहाँ पे कौन थीटा, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। चलिए पहले इसका सूत्र बताइए। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ये याद रखना है, ध्यान रखें। मतलब वृत्तखंड करने के लिए भी हमें पहले त्रिज्यखंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब वृत्तखंड तो अब आया है। वृत्तखंड कैसे बनेगा? इन्हीं दो बिंदुओं को यदि आपस में मिला दिया जाए तो इस त्रिज्यखंड के, जो ये त्रिज्यखंड बना हुआ है, इसके दो भाग हो जाएंगे। ध्यान रखें, ये जो था पूरा था त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड के हो गए दो भाग, लेकिन इन दोनों भाग में से हमें तो केवल वृत्तखंड का क्षेत्रफल करना है। हमें करना किसका है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हमें करना है, लघु कह दो, जो भी है, लघु त्रिज्य वृत्तखंड ये सान, ध्यान रखें। तो इसका यदि सूत्र क्षेत्रफल करना है तो क्या करेंगे? पूरे का हमने कर दिया, ये रहा, अभी हमने ज्ञात किया था। इस पूरे में से हमें इस त्रिभुज का माइनस करना है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के लिए अलग अलग सूत्र होते हैं। एक सूत्र तो हमने अभी पढ़ा था, वो था क्या? आधार इंटू ऊंचाई। वो सूत्र यहाँ लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और दो और सूत्र भी है अलग अलग, वो मैं आपको बता दूं। पहला जो सूत्र है त्रिभुज के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो अपना जो क्षेत्रफल है वो है सबसे पहले तो वही 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। जो भी हमने बताया आधार इंटू ऊंचाई, वो 1/2 लगेगा, आपको पता है। एक और इसका है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो कब? जब ये समबाहु त्रिभुज। ध्यान रखें, हमने ये आपको नहीं समझाया है, ठीक है, क्योंकि इसका जो बनाने का तरीका है वो अलग है, इसलिए थोड़ा याद रखें। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज यानी अगर मान लो ये जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज मान लो इसकी तीनों भुजाएं समान, दो त्रिज्याएं और ये जीवा आई, तीनों ही बराबर हो, तो वहां पे जो सूत्र बनेगा वो बनेगा √3/4 भुजा स्क्वायर। जो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है उसमें से कोई भी लेकर एक भुजा का स्क्वायर कर देंगे। ये एक है। एक जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो केवल इसी में हमें काम लेना है और किसी में नहीं लेना है। ये जो अब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बता रहा हूं, वो केवल यहीं पे काम लेना है। ये जो दोनों हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन ये तरीका सिर्फ इसी में आएगा, दूसरे प्रश्नों के लिए नहीं जाएगा। ध्यान रखें। अब हमें क्या करना है, इसका और सूत्र है, वो ये है कि जो त्रिज्या है उन दोनों का गुणा कर दो, r इंटू आर, तो r स्क्वायर हो गया। और फिर त्रिकोणमिति में से क्या करना है? एक लाना है साइन पहला और एक लाना है कॉस दूसरा। दो त्रिकोणमिति अनुपात। ध्यान रखें, ये त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल हो रहा है, त्रिभुज के लिए, किसी और के लिए नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इस वृत्तखंड का प्राप्त करने के लिए पहले करना पड़ेगा त्रिज्यखंड का, फिर करना पड़ेगा त्रिभुज का, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज वाला क्षेत्रफल कर देंगे माइनस। तो यहाँ साइन और कोस रख दिया, कोण अभी रखेंगे। ध्यान रखें, कोण कितना रखना है? कोण यहाँ जो त्रिज्यखंड के अंदर जो कोण प्रश्न में आएगा, उस कोण में से आधा यहाँ रखना है, θ/2। मतलब यदि यहाँ पे 60 आ गया तो सीधा यहाँ पे 30 लिख देंगे, आधा करके लिख देंगे। यहाँ पे 90 है तो वह 45 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 120 है तो वहाँ पे 60 लिख देंगे, यानी आधा कोण इसमें और आधा कोण इसमें। तो ये जो सूत्र बना है ये त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल है, r का स्क्वायर साइन θ/2 और कॉस में भी θ/2। अब ये जो त्रिभुज का बना, इसे लाकर यहाँ घटा देंगे, r स्क्वायर साइन θ/2 और कॉस θ/2। लेकिन यदि किसी प्रश्न में कोई अगर प्रश्न ऐसा आए और उस प्रश्न में यदि इन दोनों में से किसी एक का यदि प्रयोग हो रहा है तो फिर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम सीधा इन्हीं सूत्रों को लगा देंगे, क्योंकि इसकी तुलना में ये दोनों सूत्र है वो सरल है, इसलिए उनकी कोशिश पहले करें। वो नहीं लगे तो फिर इनका प्रयोग तो करना है ही। तो ये बन गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये कौन सा वृत्तखंड है अपना? लघु। मान लीजिए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में यदि हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें।
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये पूछ लिया जाए तो क्या करना है वो ध्यान से देखें। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ थोड़ा, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि सर ये तो हमने ज्ञात कर दिया, ये रहा पूरा का पूरा ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बन गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड भी कौन सा, लघु। अब दीर्घ वृत्तखंड का कैसे करेंगे, तो अब सोचिए थोड़ा सा, जिस प्रकार से हमने ये समझा है इसको उसी प्रकार से समझना है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसका सूत्र हमें प्राप्त हो चुका है, मतलब ये हमने ज्ञात कर लिया है, ये कौन है, लघु वृत्तखंड। लेकिन बताइए अगर यहाँ पे ये जीवा को हटा दिया जाए तो ये पूरा क्या बनेगा, ये पूरा बनेगा वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और इसकी वजह से ये जो पूरा बन रहा है ये कौन हो गया, लघु वृत्तखंड। तो सोचिए अगर पूरे वृत्त में से मैं ज्ञात किया हुआ लघु यदि मैं घटा दूं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि मैं घटा दूं, जैसे ही मैं पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटाऊंगा, ये क्या बन गया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो याद रखें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें याद नहीं रखना है, हमें केवल ये याद रखना है कि दीर्घ आखिर बना कैसे। मतलब दीर्घ वृत्तखंड के लिए पहले पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ज्ञात किया हुआ लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा उसे सीधा घटा देंगे। तो सूत्र निर्माण इसके लिए हमें नहीं समझना है। तो ध्यान रखें, हमने पहले त्रिज्यीय खंड पढ़ा, फिर हमने वृत्तखंड पढ़ा। ध्यान रखें, त्रिज्यीय खंड के सूत्र की वजह से ही वृत्तखंड का सूत्र बनेगा। तो ये जो क्रम है वो हमें नहीं तोड़ना है, क्रम से हमें याद रखना है। तो ये अपने सूत्र निर्माण है वो हो चुके हैं। ये जो सूत्र है वो कक्षा 5वीं 6वीं से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए और सभी कंपटीशन एग्जाम जितने भी है, चाहे पटवार हो चाहे कोई अन्य एग्जाम हो, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सूत्रों को इस प्रकार से बनाना सीखें, इन वीडियोज़ को बार बार देखें। तो ये आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो लगातार देखते रहें। हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।